Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bai Studies. Now we are starting the next part of breathing and exchange of gases chapter, that is about exchange of gases. Actually हमने breathing की तो बात कर ली है, अब हम बात कर रहे हैं कि breathing के through O2 and CO2 we are getting this much. अब उसका exchange कैसे हो रहा है और कैसे वो ट्रांसपोर्ट हो रही है उसके बारे में बात करते हैं. यहाँ पे मैंने एक टेबल में आपको कुछ नंबर्स बताए हैं, ऑक्सीजन और CO2 का वैल्यू बताया है, ब्लड में कितना रहता है, एल्वियोलाई में कितना होता है, टिश्यूज़ में कितना होता है. इसका क्या यूज़ है यहाँ पे. सी, जब कभी भी गैस का एक मिक्सचर होता है तो उस मिक्सचर में अगर हम इंडिविजुअल गैस की बात करें, सपोज हम O2 की बात करते हैं, तो O2 उस मिक्सचर ऑफ गैसेस पे एक प्रेशर पुट करती है. दैट प्रेशर इज नोन एज पार्शियल प्रेशर. क्या बोलते हैं उसको? पार्शियल प्रेशर. तो अब O2 का होगा तो उसको हम डिनोट करेंगे PO2, और अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर बात करेंगे तो PCO2 की बात करेंगे. यहाँ पे ये बात भी क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ डिफ्यूज़न. यहाँ पे जितनी भी गैसेस है वो जो भी ट्रैवल कर रही है, जहाँ भी जा रही है, अंदर ले रहे हैं या बाहर ले रहे हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ डिफ्यूज़न रेट. एंड यू नो डिफ्यूज़न इज व्हाट? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. यानी कि बाहर अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा तभी वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगी, या अंदर अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो हमारी बॉडी से वो बाहर जाएगी गैस. ओके, तो इसी के साथ ही बात और हो गई प्रेशर के बारे में कि गैस का प्रेशर भी बाहर ज़्यादा होना चाहिए, देन ओनली इट विल एंटर इनसाइड आवर बॉडी. तो यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2 अकॉर्डिंगली इनहेलेशन या एक्सहेलेशन के अकॉर्डिंगली ज़्यादा या कम होना चाहिए, तभी वो गैस ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाएगी. ठीक है, चलो बात कर रहे हैं जैसे कि एल्वियोलाई. यहाँ पे बात कर रहे हैं O2 और CO2 का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है. ठीक है, एल्वियोलाई की बात क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर अब हमने इनहेल कर लिया, सो दिस इज़ दी एल्वियोलाई. ओके, यहाँ पे O2 की कॉन्सेंट्रेशन 104 है और CO2 की कॉन्सेंट्रेशन 40 है. नाउ इसके पास क्या आ रही है यहाँ पर? ब्लड कैपिलरीज. दीज आर ब्लड कैपिलरीज. अब ये ब्लड जो कैपिलरीज है, ये कैसा ब्लड लेकर आ रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है. राइट, इट इज़ ब्रिंगिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. कहाँ से लेकर आ रही है? जितनी भी टिश्यूज़ हैं वहाँ से कलेक्ट करके ब्लड लेकर आ रही है ना. इस ब्लड के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड है उसके अंदर O2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 40 है, और CO2 का कितना है? 45 है. तो क्या आप इसमें बता सकते हो किसका पार्शियल प्रेशर? अब ये अच्छा पहले बात करते, CO2 का पार्शियल प्रेशर कहाँ पर ज़्यादा है? इट इज़ ऑब्वियसली इन एल्वियोलाई इट इज़ मोर एज कम्पेयर टू कैपिलरीज. तो ऑब्वियसली ब्लड क्या होगा? O2 क्या होगा? O2 एल्वियोलाई से कहाँ आ जाएगा? कैपिलरीज में आ जाएगा. कैपिलरीज में CO2 का प्रेशर कितना है? 45, एंड इन एल्वियोलाई इट इज़ 40. तो कहाँ जाएगा? यहाँ से CO2 एल्वियोलाई में चला जाएगा. ओके, क्लियर? अब ये O2 इस ब्लड में आ गया, तो अब ये कैसा हो गया? नाउ दिस ब्लड हैज़ बिकम व्हाट? ऑक्सीजनेटेड. ये कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया. क्लियर है? अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है तो अब O2 की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कितनी हो गई? 95, एंड CO2 की कितनी हो गई? 40 हो गई. सी 104 से यहाँ पे थोड़ा कम ही होगा प्रेशर, नेक्स्ट जब ट्रैवल करके जाएगा. ओके, अब ये सारा ब्लड लेकर कहाँ पे जा रहे हैं? दे आर रीचिंग टिश्यूज़. ये कहाँ जा रहे हैं? टिश्यूज़ के पास ये ब्लड लेकर जा रहे हैं. टिश्यूज़ के पास ब्लड में क्या कॉन्सेंट्रेशन है? O2 की है 40 और CO2 की है 45. तो अब देखो ये जो ब्लड आ रहा है इसमें O2 का कॉन्सेंट्रेशन 95 है और यहाँ पे O2 का 40 है. तो ब्लड से यहाँ टिश्यूज़ में O2 चला जाएगा. ठीक है, बट CO2 का कॉन्सेंट्रेशन टिश्यूज़ में ज़्यादा है, 45, और हेयर इज़ ओनली 40. तो टिश्यूज़ से CO2 कहाँ चला जाएगा? इस ब्लड में चला जाएगा. टिश्यूज़ को O2 मिल गई, वो अपना काम कर लेगी. O2 मिलने के बाद अब यहाँ से ये ब्लड जो कैसा बन गया? नाउ इट इज़ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. क्यों बन गया? क्योंकि O2 अब कम है और CO2 इसके अंदर ज़्यादा है. कितनी है? दैट इज़ O2 कितनी है? 40 है, एंड CO2 कितनी आ गई? 45 हो गई. ये क्या हुआ? इसको वेन्स ने लिया सारे ब्लड को, एंड दे रीच अगेन टू दी एल्वियोलाई. वहाँ पे जाके वापस अपना ऑक्सीजनेशन करना है. तो यहाँ पे ये ब्लड लेकर आई, जो देखो यही ब्लड लेकर आई है. ऑक्सीजन का 40 है एंड CO2 का 45 है. अगेन यहाँ पे एक्सचेंज होगा, फिर ये ब्लड लेकर वापस टिश्यूज़ के पास आएगी. तो यहाँ पे अगर जो हम बात कर रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बेसिकली ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज टेकिंग प्लेस एट टू साइट.
वन इज एल्वियोलाई, यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, एंड अनदर साइड इज टिश्यू, जहाँ पर भी गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। क्लियर है ये वाली चीज़? ओके चलो इसी के साथ ही एक और चीज़ की बात करते हैं। यहाँ पे जो एक्सचेंज होता है, बिकॉज ये डिफ्यूज़न हो रहा है, सो दिस डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू द डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन। एल्वियोलाई में क्या होती है, एक तो एल्वियोलाई की खुद की मेम्ब्रेन होती है, इट्स ओन मेम्ब्रेन, जहाँ से गैस डिफ्यूज़ करती है। ओके इसके अलावा जो ब्लड कैपिलरीज, जो यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज है, जो ब्लड लेकर आई है, उसकी भी खुद की एक मेम्ब्रेन होती है। ओके दिस इज ब्लड कैपिलरीज, जो क्या लेकर आई है, ब्लड लेकर आई है। ओके इसके अंदर आरबीसीज है, ब्लड वेसल्स है। ओके तो यहाँ पे जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनती है, जिसके थ्रू ये O2 और CO2 का और CO2 का एक्सचेंज हो रहा है, वो 3 लेयर के थ्रू हो रहा है। एक मेम्ब्रेन में 3 लेयर होती है जिसके थ्रू एक्सचेंज होता है। वन लेयर इट इज कॉल्ड द स्क्वामस एपिथेलियम, ओके, ऑफ एल्वियोलाई। एक तो ये लेयर होती है, दूसरी ये वाली जो ब्लड कैपिलरीज की लेयर है, दैट इज द एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, ये दोनों ने एक लेयर एक एक मेम्ब्रेन बना दी, और बीच में जो ये सब्सटेंस होता है दैट इज कॉल्ड द बेसमेंट सब्सटेंस और बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके तो एक डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन या डिफ्यूजन लेयर 3 लेयर्स की बनी है, स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड देन एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरीज। ये तीनों से ही पास होते हुए ऑक्सीजन या CO2 का एक्सचेंज हो रहा है। इस पे क्वेश्चन पिक होता है, ये याद रखना, स्क्वामस, एंडोथीलियम एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर है कैसे O2 एंड CO2 का एक्सचेंज हो रहा है? रियल? ओके अब क्या हुआ, O2 यहाँ से ट्रैवल करते हुए कहाँ चला गया, ब्लड के अंदर चला गया। अब ब्लड के अंदर O2 गया तो सही, बट कहाँ जाएगा ना, अल्टीमेटली इट विल रीच टिल दी टिश्यूज। तो कैसे ये ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अभी ब्लड के अंदर ऐसा क्या चीज़ है जो इसको लेकर टिश्यूज तक लेके जा रही है, इसको ट्रांसपोर्ट कर रही है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक कम्स दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ना ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, दो गैस के ट्रांसपोर्ट की हम बात करेंगे, O2 की एंड CO2 की। ठीक है, O2 लेके चलते हैं। O2 में 97% ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, हीमोग्लोबिन के थ्रू, एंड 3% जो ट्रैवल होता है वो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, उस प्लाज्मा में डायरेक्टली क्या हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है O2, और डायरेक्टली ये ट्रैवल हो जाता है टिश्यूज़ के पास। बात करते हैं 97 की। यहाँ पे हो क्या रहा है, जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, दैट इज़ नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये याद रखना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बनता है ना। ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन के लिए कुछ कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है, उसी कंडीशन में ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या क्या कंडीशन है, एक तो है O2 का प्रेशर, वन इज CO2 का प्रेशर, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज टेम्परेचर। ना ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए O2 का प्रेशर हाई होना चाहिए, CO2 का प्रेशर लो होना चाहिए, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हाई होनी चाहिए एंड टेम्परेचर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी लो होनी चाहिए एंड टेम्परेचर भी लो होना चाहिए। यानी एक्सेप्ट दीज ऑल 3 ओनली O2 का कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए एंड रेस्ट 3 शुड बी लो, तभी वो फेवर करेगी कंडीशन किसको, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ मर्ज करने के लिए। अब क्या होता है, एल्वियोलाई में क्या होती है, ये सारी कंडीशन फेवर कर रही है, यही कंडीशन होती है एल्वियोलाई में, इसलिए यहाँ पे O2 हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया। ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ बनने के बाद ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को कहाँ लेकर जा रहा है, अब टिश्यूज़ के पास लेके जा रहा है ना। टिश्यूज़ पे जहाँ हम पहुँचते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर लेस रहता है, बट इसके अलावा CO2 का प्रेशर हाई होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी हाई रहती है, एज वेल एज जो टेम्परेचर है वो भी हाई रहता है। तो अब ये फेवर क्या कर रहा है, इस कॉम्प्लेक्स का डिसोसिएशन का, मतलब इसको ब्रेक डाउन करना। तो जैसे ही यहाँ पे पहुँचता है ये हीमोग्लोबिन, या हम बोल सकते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये क्या हुआ,
इट अगेन ब्रेक डाउन इनटू हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन किसको मिल गई, टिश्यूज़ को मिल गई। टिश्यूज़ इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेंगे और हीमोग्लोबिन वापस से रिलीज होगा, वापस जाएगा और वापस से किसी दूसरे नए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होगा। ठीक है, नाउ इसी के बेसिस पे एक ग्राफ प्लॉट किया गया, जिसमें एक एंड पे तो लिया गया दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड अनदर इज द परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। एंड व्हेन वी गेट दिस ग्राफ, इट इज द सिग्मोइड ग्राफ वी गेट। कैसा ग्राफ मिला हमें, सिग्मोइड ग्राफ या सिग्मोइड कर्व यू कैन से वी गेट। ओके, ना ये जो ग्राफ था इट वॉज गिवन बाय अ साइंटिस्ट नोन एज बोर साइंटिस्ट। ठीक है, बोर ने इस ग्राफ को दिया। उसने क्या बोला, जब ये ऑक्सीजन वाला कॉम्प्लेक्स, जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन टिश्यूज़ के पास पहुंचता है तो वहाँ जाके ये जो सिचुएशन मिलती है जिसकी वजह से क्या होती है, O2 यहाँ से डिसोसिएट हो जाती है। O2 क्या हो जाती है, डिसोसिएट हो जाती है। तो ये ग्राफ क्या होगा, ये थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। इट शिफ्ट टूवर्ड्स राइट साइड व्हेन इट रीच इन टिश्यूज़ में, क्योंकि कंडीशन इस तरह से है कि वो ऑक्सीजन को डिसोसिएट करता है, सो दैट्स वाई इट शिफ्ट टूवर्ड्स राइट साइड एंड दिस इज नोन एज बोर इफेक्ट। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि बोर ने दिया था, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज द बोर इफेक्ट। समझ में आई ना। इसके ही ऑपोजिट में दूसरी कंडीशन में क्या किया गया कि जब एल्वियोलाई में पहुंचते हैं, चलो उसको हम 2 मिनट बाद डिस्कस करते हैं। इज दिस क्लियर, ऑक्सीजन का ट्रैवल क्लियर है, कैसे ट्रैवल करता है। एक और चीज़ याद रखना, ऑक्सीजन के 100 ml के ब्लड में कितना ऑक्सीजन ट्रैवल करता है, 5 ml ऑक्सीजन यहाँ पे ट्रैवल करता है, इतना टिश्यूज़ के पास पहुँचता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट CO2 ट्रांसपोर्ट। नाउ CO2 में अराउंड 20 to 25% ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, हीमोग्लोबिन के थ्रू। ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है दैट इज नोन एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर ये कॉम्प्लेक्स कहाँ पे जाता है, एल्वियोलाई में जाता है, जहाँ पर ये ब्रेक डाउन हो जाता है अगेन हीमोग्लोबिन एंड CO2, और ये CO2 जो है वो एक्सेल कर दी जाती है। ठीक है, इसके लिए भी कंडीशन क्या है कि PCO2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई होना चाहिए और O2 का कॉन्सेंट्रेशन लो होना चाहिए। जब ये टिश्यूज़ में होते हैं तो टिश्यू में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, तो ये फेवर करता है इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन को। एंड व्हेन इट रीच टिल द एल्वियोलाई, वहाँ पे ये वाली कंडीशन ऑपोजिट होती है, CO2 कॉन्सेंट्रेशन तो लो हो जाता है और PO2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाता है, तो हीमोग्लोबिन वापस यहाँ से सेपरेट हो जाता है और CO2 एक्सेल कर दी जाती है। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पे एक साइंटिस्ट ने बताया दैट इज हेल्डेन ने क्या बोला, अगर क्या हुआ एल्वियोलाई में जाकर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम एंड O2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से और CO2 यहाँ से रिलीज़ हो जाता है और ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग की जो एफिनिटी है वो हाई हो जाती है और ये इसके साथ बाइंड हो जाता है। यानी कि ये सिचुएशन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए फेवर कर रही है। सो उस सिचुएशन में हेल्डेन में यानी कि एल्वियोलाई में क्या होता है, हीमोग्लोबिन और O2 का कॉम्प्लेक्स बनता है और टिश्यूज़ में क्या होता है, यहाँ पे CO2 प्लस हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स बनता है। तो इस वजह से ये शिफ्ट कर्व जो है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, क्या हुआ, कर्व लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया इन केस ऑफ एल्वियोलाई। हेल्डेन ने दिया ये, दिस इज कॉल्ड हेल्डेन इफेक्ट। एंड बोर इफेक्ट क्या है कि टिश्यूज़ में जाने के बाद ये जो कॉम्प्लेक्स है ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स, ये डिसोसिएट हो जाता है और ये कर्व जो है वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। समझ में आया। नेक्स्ट जो है अराउंड 70% जो CO2 है वो कैसे ट्रैवल करती है, इट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। क्या होता है यहाँ पे क्या होता है, जब टिश्यूज़ में पहुँचते हैं तो वहाँ पे CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो ये CO2 वाटर के साथ मिलकर
in the presence of an enzyme that is known as कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये एंजाइम प्रेजेंट कहाँ होता है? प्लाज्मा के अंदर रहता है। ये एंजाइम इन दोनों को मिलाकर क्या बनाता है? H2CO3 एंड फर्दर क्या बना देता है? HCO3। यहाँ पे भी क्या एंजाइम आएगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। तो यानी कि बेसिकली ये एंजाइम इसको इस HCO3 में कन्वर्ट कर देता है। कहाँ पर कर रहा है? ये सब टिश्यूज़ में कर रहा है। ये सब कहाँ हो रहा है? टिश्यूज़ में। बट जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स अब कहाँ पहुँचा? एल्वियोलाई पहुँचा, वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन उल्टी मिली, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम मिली और O2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मिली। तो यही कॉम्प्लेक्स वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में करते हुए अल्टीमेटली CO2 बना देता है। वो CO2 वापस क्या कर दी जाती है? एक्सेल कर दी जाती है। तो इस तरह से CO2 का ट्रैवल होता है। यहाँ CO2 के ट्रैवल में अराउंड 3% और CO2 कैसे ट्रैवल करती है? या 3% नहीं, सॉरी 7% ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या करती है? डिजॉल्व हो जाती है। जैसे ऑक्सीजन का 3% प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर ट्रैवल होता है, यहाँ पे CO2 का 7% प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है एंड रेस्ट इज ट्रैवल लाइक कार्बामिनो हीमोग्लोबिन और बाइकार्बोनेट, इन दो फॉर्म में ट्रैवल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। इसी के साथ बोर इफेक्ट एंड हेल्डेन इफेक्ट ये भी मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गई बात ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की। अब बात करते हैं कि ये जो सब पूरा सिस्टम है, ब्रीदिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सब कंट्रोल कैसे हो रहा है, कैसे रेगुलेट हो रहा है? लेट्स टॉक अबाउट इट। तो जब हम रेगुलेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे रेगुलेशन ऑब्वियसली ब्रेन के थ्रू ही होता है। ब्रेन में क्या होता है? इन ब्रेन मेड्यूलर रीजन में एक ऑर्गन या यू बोल सकते हैं एक टिश्यू होता है, दैट सेंटर यू कैन से दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है, रिदम सेंटर। ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, दिस इज द मेन सेंटर। वो एक्चुअली क्या करता है? इस पूरे ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को कंट्रोल करके रखता है ना। बिसाइड्स ऑफ इट एक रीजन और होता है, पोन्स रीजन, जहाँ पे भी एक सेंटर होता है एंड दैट सेंटर इज नोन एज न्यूमोटैक्सिक सेंटर। इस सेंटर का रोल क्या है? ये इनडायरेक्टली इस रिदम सेंटर को ही क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। बेसिकली क्या करता है? जो इंस्पायरेशन है, इंस्पायरेशन को रिड्यूस करने का काम करता है। इट रिड्यूस इंस्पायरेशन, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास में ही एक और एरिया होता है दैट इज नोन एज कीमो सेंसिटिव एरिया। इस एरिया का क्या रोल है? ये एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है टूवर्ड्स CO2 कॉन्सेंट्रेशन एंड हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। जैसे ही ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में इंक्रीज होती है, उसको समझ में आती है, तो वो एरिया क्या होता है? सेंसिटाइज हो जाता है और क्या करता है? स्टार्ट सेंडिंग न्यूरल सिग्नल टू रिदमिक सेंटर। उसको सिग्नल भेजना शुरू करता है ताकि ये रिदमिक सेंटर कुछ जो भी एडजस्टमेंट करेगा, इनहेलेशन करेगा या एक्सहेलेशन करेगा, वॉट एवर इट विल डू इट्स एडजस्टमेंट सो दैट ही CO2 और हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को बॉडी में लोअर कर सके। सो दिस इज हाउ दिस होल रिदमिक दिस होल रेस्पिरेशन इज कंट्रोल, ठीक है। ध्यान क्या रखना है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड देयर इज वन कीमो सेंसिटिव एरिया जो किस किस के लिए सेंसिटिव है? CO2 एंड हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे अब उसके आगे कुछ डिसऑर्डर्स भी बताए हुए हैं इन आवर NCERT। पहला डिसऑर्डर या बीमारियाँ, पहला इज व्हाट? अस्थमा। अस्थमा में हो क्या रहा है? बेसिकली उसके रेस्पिरेटरी ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाता है, ब्रीदिंग का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, ठीक है। बेसिकली हो क्या रहा है? ब्रीदिंग का इशू क्रिएट हो जाता है। पर्सन इज नॉट एबल टू ब्रीद प्रॉपरली इन अस्थमिक, पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक कंजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सेकेंड आती है दैट इज एम्फाइसीमा। इसमें हो क्या रहा है? जो एल्वियोलर वॉल है, जो एल्वियोलाई की जो वॉल है वो ही क्या हो गई? डैमेज हो गई। अब ये डैमेज हो गई तो O2 CO2 का एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो पाएगा एंड अल्टीमेटली पूरा रेस्पिरेशन ही डिस्टर्ब हो जाएगा, ओके। थर्ड जो आता है दैट इज दी ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर और यू कैन से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। मतलब कि ड्यू टू सम ऑक्यूपेशन
पर्सन में क्या हो जाती है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्रिएट हो जाते हैं। ऑक्यूपेशन यानी कि क्या, ऐसे पर्सन जो ऐसे इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट या मार्बल जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो वहाँ पे वो सब चीज़ें क्या है, ड्यूरिंग द ब्रीदिंग वो सब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं एंड धीरे 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 वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्रिएट करना शुरू करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्रिएट करना शुरू करते हैं, ब्रीदिंग का इश्यूज क्रिएट करना शुरू कर देते हैं और बहुत सारे डिसऑर्डर्स क्रिएट हो जाते हैं। सो इस केस में क्या होना चाहिए, द पर्सन हु आर वर्किंग इन सच काइंड ऑफ इंडस्ट्री दे शुड वेयर मास्क टू प्रोटेक्ट द एंट्री ऑफ दीज डस्ट पार्टिकल इनसाइड देयर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। क्लियर है? सो ये कुछ डिसऑर्डर्स है। सो आई होप दिस होल चैप्टर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Important is exchange of gases and transport of gases in this one video. Okay, and go through this whole chapter and then let me know how much you understand from my video, and if still you have any doubt then also please let me know through comment section. Until now, if you really understood, please hit the like button, subscribe and share this channel. Thank you so much guys for watching this video.